अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूटनियन मैकेनिक्स के लॉस या न्यूटन लॉस ऑफ मैकेनिक्स इनको डिस्कस करेंगे और आपके तमाम चैप्टर्स के अंदर ये जो बेसिक आपके पास लॉस ऑफ मैकेनिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसी भी आपके पास लेवल पे जब आप फिज़िक्स स्टडी कर रहे हों, चाहे वो इनिशियल अभी क्लास 9 के लिए बात किया जाए या क्लास 10 या आगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, ये कुछ बेसिक आपके पास लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। न्यूटन के मैकेनिक्स के लॉज जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये अगर इस तरह से आप डिस्कस करें स्टूडेंट्स के असल में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ये एक ही लॉ की दो आपके पास फॉर्म्स है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने पहले कॉन्सेप्ट बताया है किस चीज का, कि फोर्स का, जिसे आप नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से उस फोर्स का एक्शन है और उस फोर्स की वजह से क्या आपके पास फेनोमेनास या क्या उसके बिहेवियर्स हैं। यानी कि फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसी फोर्स के बारे में नेक्स्ट उसकी डेरिवेशन या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एक इक्वेशन आपको, एक मैथमेटिकल जो है एक आपके पास रिलेशन ड्राइव करके दे रहा है। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बेसिकली ये एक ही आपके पास बेसिक फोर्स की अंडरस्टैंडिंग के दो अलग अलग आपके पास जो है पार्ट्स हैं। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का सबसे पहले स्टार्ट करें। न्यूटन के तमाम तीनों लॉज जो न्यूटन ने 1687 के ईयर में जो है दिए थे, जो उसका पहला आपके पास जो पब्लिश हुआ पेपर उसके अंदर मेंशन किए। और ख्याल रहे स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम लॉज ये मैकेनिक्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रखते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जब भी आप फिजिक्स के अंदर आप बात करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बात करेंगे, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी एज द पायनियर और द फादर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं आपके पास लॉज की बेसिस के ऊपर रखी गई है। सो कंटिन्यू करें। सबसे पहले अगर बात की जाए न्यूटन के लॉज की, ख्याल रहे स्टूडेंट, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है वो ये कि हम जब भी फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। यही चीज न्यूटन ने भी अपने सराउंडिंग से पिक की कि जो सराउंडिंग में चीजें हमारे बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। सराउंडिंग में सबसे पहली जो चीज न्यूटन अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहा है वो है मोशन, मूवमेंट, और उस मूवमेंट की वजह क्या है, फोर्स। तो न्यूटन ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हुए जो बेसिक एक आपके पास कंडीशन जो है वो अंडरस्टैंड की, उसको इस लॉ के अंदर जो है वो सम अप कर रहा है। वो ये जो कि आपकी डेली ऑब्जर्वेशन भी है। ख्याल रखो स्टूडेंट, ये आपकी डेली ऑब्जर्वेशन भी है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स ना लगाएं, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ये स्टूडेंट आपकी डेली ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो हमेशा हमेशा रुका रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगा रहे, अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। या अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म आपके पास मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो वो कंटिन्यू ट्रैवल करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर ना फोर्स, रोकने के लिए फोर्स ना लगाई जाए। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्राइब किया वो आपकी डेली ऑब्जर्वेशन में है कि अगर कोई हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा अनलेस आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि न्यूटन ये जो बात कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कंटिन्यू हमेशा हमेशा चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। सो ये क्या कॉन्सेप्ट है? न्यूटन ये जो बात कर रहा है वो इस बेसिस के ऊपर कि अगर आप यहाँ पे अपने सराउंडिंग में, हम लोग ज़मीन पे रहते हुए अगर मैं किसी बॉल को रोल करूँ ज़मीन के ऊपर, तो क्या वो बॉल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या वो हमेशा हमेशा मूव करती रहेगी? क्या ऐसा हो रहा है? तो न्यूटन के लॉस के मुताबिक उस बॉल को मुसलसल रोल होना चाहिए, मुसलसल मूव करते रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। और ख्याल रहे स्टूडेंट्स, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोल कर रहे हैं, किसी बॉल को ज़मीन में फेंक रहे हैं, तो ज़मीन की ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शन और साथ ही साथ ग्राउंड की फ्रिक्शन, ये तमाम की तमाम फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं ज़मीन के सरफेस के ऊपर। सो डेफिनेटली जब उसके ऊपर 3 एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो कुछ टाइम के बाद या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद डेफिनेटली वो बॉल रुक जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो उस वक्त मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, नाउ इट विल टेंड्स टू स्टॉप, या रुकने की कोशिश करेगा या रुक जाएगा।
इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है एस्ट्रोनॉट्स जो आउटर स्पेस में जा रहे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ग्रेविटी मौजूद है, उसकी एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो यहां पे आप दे सकते हैं, जिसके अंदर कंडीशन क्या डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो जो आपका सराउंडिंग में जहां पे कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, जहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। और इसी कंडीशन के ऊपर न्यूटन ने मेन अपना पूरा का पूरा लॉ डिस्क्राइब किया। और उसकी बेस्ट एप्लीकेशन आप कहाँ देखेंगे, जब आप स्पेस में मौजूद हो, वहाँ पे कोई ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं वहाँ पे किसी बॉल को थ्रो करूँगा स्ट्रेट आउट डायरेक्शन में, तो वो मुसलसल ट्रैवल करता रहेगा विदाउट हैविंग एनी कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे कोई आपके पास कंडीशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। आगे चलते हैं इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया के रिस्पेक्ट से बात की जाए, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया के रिस्पेक्ट से बात करें स्टूडेंट्स, तो इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मैटर का ख्याल रहे, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। हर वो ऑब्जेक्ट, रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट मीन्स हर वो ऑब्जेक्ट जो कुछ मास रखता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी कि अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट चाहेगा हमेशा हमेशा रोका रहे। अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो नहीं चाहेगा कि वो फौरन अपनी जगह से हिले या अपनी जगह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़े। और अगर वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा हमेशा चलने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि मुसलसल चलता रहे। सो इस बेसिस कंडीशन की बात की जाए, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस इज बी नेम्ड एज इनर्शिया। और वो क्या कॉन्सेप्ट है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि जब भी हम इनर्शिया की बात करें तो ये वो बेसिक फिनोमेना है जिसकी वजह से अगर चलती गाड़ी में, अगर आप चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश करें तो आप गिर सकते हैं। या अगर चलती गाड़ी से अगर आपने जो है जंप करने, बस से अगर आप चलती बस से अगर आप छलांग लगा के बाहर की तरफ छलांग आए, तो आपको साथ भागना पड़ेगा अपनी वेलोसिटी को ब्रेक करने के लिए, बिकॉज जैसे ही आप बस से बाहर जंप कर रहे हैं तो जो आपकी वेलोसिटी है वो बस की वेलोसिटी से मैच हुई हुई है। इस वजह से आपको अपनी वेलोसिटी तोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गिर सकते हैं। अगर आप एक चलती गाड़ी में बैठे, अचानक ब्रेक अप्लाई हो तो आपका अपर बॉडी सामने की तरफ गिर रहा है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर आप रेस्ट पे है गाड़ी और अचानक गाड़ी चलना शुरू करती है, तब आपको एक जर्क बैक साइड पे फील होता है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो कि हमारे सराउंडिंग में इनर्शिया की एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये कहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों को सम अप किया जाए तो इनर्शिया को ये कहा जाता है कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की एक और फॉर्म है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो बीन नेम्ड एज another form of Newton's first law of motion. Remember student, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट सेपरेट रहेगी, लॉज ऑफ इनर्शिया यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया की अगर आपने जो है स्टेटमेंट देनी है तो वो सेपरेट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया आपने लिखना है तो स्टेटमेंट उसकी ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट मेमोराइज दैट थिंग। सो आगे बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ, जिसमें हम बेसिक बात डिस्कस करेंगे कि कैसे फोर्स ड्राइव की जाए। जिस तरह से हमने कहा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है कि नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, और न्यूटन का सेकंड लॉ की मैथमेटिकल कंडीशन, मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि अनबैलेंस है या नेट फोर्स है, तो उसका कंडीशन क्या है? इसका मतलब ये कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर एक बुक है जिसको आपने किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उस बुक के ऊपर वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सरफेस रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, जिसकी वजह से ना तो बुक ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसी तरह से इस बुक को जो है, इस बुक के ऊपर एक राइट साइड से एक फोर्स अप्लाई करूं, तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो बुक जो है किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, सो याद रहे स्टूडेंट्स, जब आप इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि अनबैलेंस है, तो उसकी वजह से वो बुक मूव करना स्टार्ट करेगी। ये याद रहे, फोर्स जो एक्सर्ट की जा रही है वो अनबैलेंस अगर है या नेट फोर्स है, तो उसकी वजह से हमेशा हमेशा एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये कि या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे अगर है तो रेस्ट से मोशन में आ रहा होगा, या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो अचानक रुक रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। याद रहे स्टूडेंट, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी?
स्टेटमेंट न्यूटन का सेकंड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हेनेवर अ नेट फोर्स इज अप्लाइड, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है कि वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, नेट अप्लाइड फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मास के। यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी कि मैं अगर एक बॉल को जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा वो उतनी तेजी से मूव करती भी जाएगी। सो दैट मींस एक्सेलरेशन ए एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और अगर फोर्स को अगर आप सेम कर दें, सेम फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, दो आपके पास डिफरेंट बॉल्स के ऊपर, एक हैवियर बॉल है, हैवियर बॉल मींस मैसिव ऑब्जेक्ट है, और एक लाइटर बॉडी है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने मास आपके पास ज्यादा रखा है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और सॉरी, अगर आप यहां पे कह रहे हैं कि अगर आपने फोर्स सेम रखना है दोनों के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट जो कि भारी है वो स्लोअर मूव करेगा, जबकि हल्का ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करेगा। यानी कि अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इस कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ख्याल रहे स्टूडेंट, अगर इस तरह का रिलेशन दिखा जा रहा है, ये सिंबल कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी का। जी स्टूडेंट, क्या कहलाता है? इस सिंबल के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, ये जो सिंबल यहां पे मेंशन किया जा रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सो ये ख्याल रहे, इस तरह का सिंबल जो अगर मेंशन किया जा रहा है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल कहलाता है स्टूडेंट्स। और प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल का मतलब ये कि जब नॉमिनेटर में दोनों साइड्स के ऊपर, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर दोनों वैल्यूज यहां पे नॉमिनेटर में है, तो इस तरह का रिलेशन कहलाएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी फोर्स जितनी ज्यादा अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनवर्स का मतलब ये कि एक पैरामीटर को आपने डिनोमिनेटर में लिखना होगा। दैट मींस मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम हो जाएगा। इसका उलट हो जाएगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, और अगर मास बढ़ा दें तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। यानी कि हैवियर बॉल स्लो मूव करेगा और लाइटर बॉल जो है वो तेजी से मूव करेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स। सो इन दोनों रिलेशंस को ख्याल रहे स्टूडेंट। अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से गलती होती है, यहां पे लिखते हैं वो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। ख्याल रहे, दीज आर नेम्ड एज रिलेशंस। तो कंबाइन कर रहे हैं रिलेशन 1 and 2 को, ए कॉमन आके एक दफा लिख दिया और एफ और 1/m को आपने साथ कर दिया। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख्याल रहे, क्या नाम दिया हमने सिंबल को? प्रोपोर्शनैलिटी। सिंबल को हटा के आपने इक्वल टू का सिंबल लगाया। मैथमेटिक्स में एक रूल बनेगा, जब भी आप इस तरह के लॉज या मैथमेटिकल इक्वेशंस ड्राइव कर रहे हो तो रिमेंबर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमेशा एक कांस्टेंट आता है इक्वेशन के अंदर, और उसके साथ इक्वल टू का आपकी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि इक्वेशन के लिए इक्वल टू का सिंबल लाजमी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू और एक कांस्टेंट जो इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। यहां पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? दैट इज नेम्ड एज के। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए की वैल्यू के इंटू एफ अपॉन एम के बराबर आ गई। अब इस के की रिस्पेक्ट से बात की जाए, दिस इज बी नेम्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और एसआई यूनिट में के की जो वैल्यू है वो कितनी है? दैट इज 1। सो यहां पे वैल्यू पुट कर दें के की वैल्यू 1 आ गई, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ अपॉन एम एस रहा, मल्टीप्लाई होने के बाद एफ 1 एफ आ गया, एम की वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो एम ए इज इक्वल्स टू एफ और एफ इक्वल्स टू एम ए। ये बेसिक इक्वेशन है न्यूटन्स की सेकंड लॉ की, जो कि आपने अपने थ्रू आउट द कोर्स पढ़नी है। ये ख्याल रहे स्टूडेंट, जब भी हम इस एफ फोर्स के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। दिस इज बीन ऑल्सो नेम्ड एज नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या इसे अनबैलेंस फोर्स भी कहा जाएगा। इनमें से कोई भी नाम कहा जा रहा है तो बेसिकली ये न्यूटन के सेकंड लॉ में जो F इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला है उसमें जो F डिफाइन किया जा रहा है, इट विल डिफाइन, ये नेट फोर्स को भी डिफाइन करता है, रिजल्टेंट फोर्स को भी डिफाइन करता है और अनबैलेंस फोर्स को भी। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन का थर्ड लॉ एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है, लेकिन एक बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ एक बेसिक स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन है जो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। दैट इज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन
जो कि हमेशा अपोजिट और इक्वल होता है। सो इस बेसिस के ऊपर तमाम के तमाम एरोप्लेन्स, तमाम के तमाम रॉकेट्स इसी बेसिस के ऊपर डिज़ाइन हुए। एरोप्लेन्स के अंदर इसी फिनोमेना को यूज़ किया गया। सिमिलरली जब अगर हम चल रहे होते हैं तो चलते हुए अपने पाँव से जो है ज़मीन को बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं और ज़मीन हमें जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। सिमिलरली अगर इसी कंडीशन की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो तमाम की तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मूव कर रहे हैं, चाहे वो कार से लेके एक शिप की क्यों ना बात करें, किसी जेट इंजन से लेके एक आपका स्मॉल आपके पास जो है किसी गाड़ी की बात की जाए, हर ऑब्जेक्ट इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर रन कर रहा है। दैट इज़ कि अगर गाड़ी की रिस्पेक्ट से बात करें तो उसके टायर्स जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्राउंड की जो आपके पास फोर्स है वो कहाँ पे पुश हो रही है, उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करवा रही है। सो इसकी वजह से जो मूवमेंट आ रही है वो वहाँ पे इस वजह से है। जो बोट या शिप है उसके प्रोपेलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड हुई होंगी। अपनी तमाम की तमाम अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आया तो हमारे इस वीडियो लेक्चर को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अपने कोलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें। और अगर कोई भी अभी भी आपको कॉन्सेप्ट के हवाले से कहीं पे कोई आपके जो है कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपके जो है कोई क्यूरीज हैं, तो डू मेंशन इन द कमेंट्स, ताकि हम उसके ऊपर आपकी जो है इसके ऊपर रहनुमाई कर सकें। इन तमाम आपके पास वीडियो लेक्चर्स को जितना फीडबैक आप लोगों की तरफ से आया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले तमाम वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू रखने के लिए, इन तमाम वीडियो लेक्चर्स की नोटिफाई अपने पास होने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को हमारे लाजमी तौर पे जो है सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी, अपने फेलोज़ को भी जो है स्टूडेंट्स को भी बोलें कि वो भी हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।